पाकिस्तान ने हमसे बिना पूछे बिना बताए दिन दहाड़े हमारे नेशनल पोएट रोसेश साराभाई को चुरा लिया। Actor Akshay Kumar has sued Paresh Rawal for 25 crores for breach of contract. A travel blogger, Jyoti Malhotra from Haryana, was arrested this week on charges of espionage. Spying करने के लिए वो पकड़ी गई पाकिस्तान के लिए। सिंगर अभिजीत सावंत जो आज तक फेमस है अपने इंडियन आइडल के विन के लिए, इट्स नॉट इवन फनी दैट ही कन्फेस्ड रिसेंटली कि शादी के बाद भी उनका टिंडर प्रोफाइल था। The Right Angle with Sonal Kalra. Can once used to ask, does this film move the soul? Now the only question is, does this outfit get me on the best dress poll? World class cinema said no one this year, but OMG her gown, now that trended dear. Cannes didn't die, it just got a facelift, filters and a brand deal. Hello and welcome to the new episode of My5 Presents The Right Angle with me Sonal Kalra. Let's see what we have in store for you this week. इस हफ्ते एक्टर परेश रावल ने रियल लाइफ में एक ऐसी हेराफेरी कर दी है कि वो बहुत ही मुश्किल में पड़ गए हैं। एक्टर अक्षय कुमार हैज सूड परेश रावल फॉर 25 crores फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने डिसाइड किया, परेश रावल ने, कि रातों रात वो हेरा फेरी 3 जिसके प्रोड्यूसर अक्षय कुमार हैं उस फिल्म को परेश रावल छोड़ रहे हैं। When HT had reached out to Paresh on 17th of May, पहले तो उन्होंने कंफर्म किया कि उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी है। फिर रूमर्स आए कि शायद कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते ये हुआ है। देन परेश रावल ट्वीटेड कि ये डिसीजन किसी क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से नहीं है एंड ही हैज़ अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर डायरेक्टर प्रियदर्शन एंड हिज क्रिएटिविटी। और तो और हेरा फेरी 3 के लिए परेश को उनकी मार्केट प्राइस से ट्रिपल फीस मिल रही है, ऐसा भी सुनने में आया है। तो पैसों की भी कुछ प्रॉब्लम नहीं लगती। अक्षय कुमार जो उनके साथ इस फिल्म में राजू का रोल निभाने जा रहे थे, अपने 35 साल के करियर में पहली बार किसी को सू कर रहे हैं। दिस इज फॉर द डैमेज डन टू द फिल्म एंड फॉर सेबोटाजिंग द हेरा फेरी फ्रेंचाइज विच इज एक्चुअली अ कल्ट कॉमेडी फिल्म। फिल्म का प्रोमो और इनफैक्ट एक सीन भी उन दोनों ने अलॉन्ग विद सुनील शेट्टी हु इज अ को एक्टर, उन तीनों ने शूट भी किया है। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि परेश रावल और अक्षय कुमार ने साथ में ओ माय गॉड और भूल भुलैया जैसे आइकॉनिक फिल्म्स की हैं। इनफैक्ट फिल्म के जो डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन, उनके साथ भी परेश रावल तकरीबन 7-8 फिल्में कर चुके हैं। अब ये क्या हुआ और परेश रावल ने सडनली क्यों रातों रात हेरा फेरी से अपना मुंह मोड़ लिया, ये तो किसी को समझ नहीं आया। बट ये पता है कि ऐसी चीज़ वो पहले भी कर चुके हैं। वो फिल्मों के लिए हाँ बोलते हैं और फिर बाद में सडनली वॉकआउट कर जाते हैं। जैसे प्रियदर्शन की 2009 की फिल्म थी बिल्लू, उसमें उन्होंने अपने रोल और अपनी फीस से डिससैटिस्फाइड होकर फिल्म को छोड़ दिया था। ओ माय गॉड 2 भी बनते वक्त उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था और बाद में फिल्म में पंकज त्रिपाठी को कास्ट किया गया था उनके रोल में। तो अब देखना ये होगा कि परेश रावल को हेरा फेरी 3 में अगर रिप्लेस किया जाता है तो कौन आएगा। अटकलें लगाई जा रही है कि शायद पंकज त्रिपाठी, मे बी नाना पाटेकर। गॉड नोज व्हाट विल हैपन, बट फॉर नाउ द फैंस ऑफ हेरा फेरी 3 आर really disappointed with what Paresh Rawal has done and they are only hoping for a solution. टीवी एक्टर दीपिका कक्कर, जो इंस्टाग्राम पे अब सिर्फ दीपिका के नाम से जानी जाती हैं, हैज़ बीन सैडली डायग्नोज्ड विद लिवर ट्यूमर। इस बात को सुन के न कि सिर्फ उनकी फैमिली बट उनके बहुत सारे फैंस शॉक में आ गए हैं। हर हस्बैंड एक्टर शोएब इब्राहिम, उन्होंने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया 15 मई को, वे ही रिवील्ड दैट दीपिका को शुरुआत में कुछ स्टमक एक हुए जो काफ़ी दिन तक चले। टेस्ट्स करवाने के बाद एक ट्यूमर मिला डॉक्टर्स को टेनिस बॉल के साइज़ का। दीपिका एक बहुत ही पॉपुलर टीवी एक्टर रह चुकी हैं जिन्हें अपने टीवी शोज़ ससुराल सिमरका से काफ़ी फेम मिली। अब वो एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं विद अ हस्बैंड शोएब एंड दे हैव अ सन रूहान। वी विश दीपिका स्पीडी रिकवरी। कान्स इतना क्रेज़ है इंडिया में कि लोग प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस पहले करते हैं और वीज़ा बाद में आता है। कैन एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर अगर आप कान्स बोल दोगे तो आपको सूट में भी टूरिस्ट समझा जाएगा। नाम चाहे जो भी हो, इमोशन एक ही है। ये सिर्फ फिल्म फेस्टिवल नहीं है, इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ सिनेमा सिर्फ दिखाया नहीं जाता, समझा जाता है। आप में से काफ़ी लोग कैन को सिर्फ इसलिए जानते होंगे क्योंकि वहाँ पे हर साल ऐश्वर्या राय बच्चन जाती हैं और रेड कार्पेट पे वॉक करती हैं। इस साल की अटेंडीज़ भी एक्चुअली कैन फिल्म फेस्टिवल में जो
13 से 24 मई में हो रहा है. दिस टाइम इट इंक्लूडेड फिल्म मेकर करण जौहर, जिनकी फिल्म होम बाउंड की स्क्रीनिंग हुई कैन में इन द अनसर्टन रिगार्ड कैटेगरी. साथ में दिखे फिल्म की कास्ट जानवी कपूर, विशाल जेठवा और ईशान खट्टर. Actors like Urvashi Rautela, veteran Sharmila Tagore, Jacqueline Fernandez and many social media influencers for various brands. They were also there at Cannes. लेकिन ये Cannes exactly होता क्या है? आज मैं देती हूँ आपको एक क्रैश कोर्स, क्योंकि आपका पूरा इंस्टाग्राम फीड भर चुका होगा कैन के बारे में सुन के और रेड कार्पेट पिक्चर्स को देख के. तो बेसिकली ये फेस्टिवल क्या है, कब शुरू हुआ, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. इट इज़ नॉट जस्ट अ फेस्टिवल ऑफ फैशन, रेड कार्पेट, सेलिब्रिटीज़, बट ऑल्सो ऑफ फिल्म्स, आर्ट एंड डिफरेंट वॉइसेस. सबसे पहला कैन फिल्म फेस्टिवल होने वाला था 1939 में इन कैन, विच इज़ अ टाउन इन फ्रांस. मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ होने वाला था, क्योंकि 1 सितंबर जिस दिन ये फेस्टिवल फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज होने वाला था, उसी दिन जर्मनी ने इन्वेड कर दिया पोलैंड को और सितंबर 3 को वॉर डिक्लेयर हो गई. सो इट कुडंट टेक प्लेस. अल्टीमेटली 1946 में जाके कैन फिल्म फेस्टिवल प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो पाया. उसके बाद से इट्स बिकम अ रेगुलर एनुअल फीचर. कैन की रेपुटेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई और कि अवार्ड्स का क्राइटेरिया भी हर साल स्ट्रिक्ट होता गया. मैनी आइकॉनिक फिल्म्स हैव बीन स्क्रीन्ड हियर, राइट फ्रॉम मार्टिन स्कॉर्सेज़ीज़ टैक्सी ड्राइवर, जिसको तो इनफैक्ट उस टाइम पे क्रिटिक्स ने बू कर दिया था. उसको वन ऑफ द टॉप अवार्ड्स इवेंचुअली द फिल्म गॉट. पल्प फिक्शन, इंडिया सलाम बॉम्बे, द लंच बॉक्स, दीज आर सम अमंग काउंटलेस अदर्स दैट हैव बीन स्क्रीन्ड हियर एट कैन. ये कोई सिंपल फिल्म फेस्टिवल नहीं है जहाँ पे फिल्म सिर्फ दिखाई जाती हैं और अवार्ड्स दिए जाते हैं. कैन के अंदर एक मार्केट होता है कॉल्ड मार्शे डू फिल्म्स. सिंपल भाषा में कहें तो फिल्म मार्केट, जहाँ पे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, लगभग फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी पावरफुल लोग हैं वो आते हैं फिल्में स्काउट करने के लिए, वो भी पूरी दुनिया से. स्मॉल फिल्म्स जो सिर्फ अपने कंटेंट पे रिलाई करती हैं, उनको भी बायर्स मिल जाते हैं इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स में. इस बार कैन में गई 2909 सबमिशंस 156 कंट्रीज से. इंडिया की पहली फिल्म जिसने कैन में धूम मचा दी थी, दैट वाज 1946 फिल्म नीचा नागर, डायरेक्टेड बाय चेतन आनंद. एक बहुत ही आयरॉनिक बात है कि वहाँ पे नीचा नागर को इट गॉट द टॉप मोस्ट अवार्ड एट द कैन फिल्म फेस्टिवल, विच इज़ कॉल्ड द पामे डियोर अवार्ड. वो फिल्म को वहाँ तो मिल गया, लेकिन वो फिल्म अपनी कंट्री में, इंडिया में रिलीज़ ही नहीं हो पाई. उसे बाद में दूरदर्शन पे दिखाया गया. फिर आई 1954 में बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा ज़मीन, 1955 में सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म पाथो और पांचाली एंड मैनी मोर. इनफैक्ट इंडिया को कैन की प्रेस्टिजियस जो ज्यूरी है उसमें भी कुछ इंडियंस को शामिल किया गया है, जैसे कि दीपिका पादुकोण ज्यूरी मेंबर थी 2022 में. इस साल ज्यूरी मेंबर थी ऑल वी इमेजिन इज लाइट की डायरेक्टर पायल कपाडिया. एक्टर अनुपम खेर जो इस साल कैन में अपनी सेकेंड डायरेक्टोरियल लेकर गए थे, तन्वी द ग्रेट, उन्होंने राइट एंगल के साथ अपने कैन एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर किया. आप देखिए. Hi, Namaskar. So it was a great experience to be at Cannes. We did the world premiere of our film Tanvi the Great on the 17th of May. It was beautifully received, standing ovations, question answers and everything. Cannes is a Mahakumbh of cinema and entertainment and meeting people. You meet various directors, producers, content creators, and it sort of expands your horizon of creativity, and because sometimes you are in your own cocoon and you do not know what is happening in the world around. So I'm happy that I've come here. The film has got amazing response, and the place is beautiful. Every evening, night, it's a 24-hour alive place, and Bharat Pavilion, which is huge, and it's doing such amazing work. अब आता है एक इम्पॉर्टेंट सवाल, कान में जा कैसे सकते हैं? कान में नहीं, कैन में जा कैसे सकते हैं? वेल, हमारी नानी हाउस तो है नहीं कि हम मुंह उठा के पहुंच जाएं और वहाँ पर सीधा खातिरदारी होगी. इंडिया से कैन कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है. दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से आपको फ़्लाइट लेनी पड़ती है टू अ सिटी कॉल्ड नीस, विच इज़ द नियरेस्ट बिग सिटी विच हैज़ एन एयरपोर्ट नियर कैन. मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ खर्चा कितना होता है. जैसे दिल्ली से नीस तक तकरीबन लेओवर मिला के 15 घंटे की फ़्लाइट होती है. इसमें आपको 30,000 के करीब की रिटर्न टिकट मिलती है. नीस पहुंचने के बाद यू कैन आइदर टेक अ ट्रेन, टैक्सी और अ बस टू रीच कैन. वहाँ पूरा फेस्टिवल वाला माहौल होता है. कैन एक छोटा सा टाउन है जिसको आप 15 से 20 मिनट में एक एंड से दूसरे एंड तक पैदल भी कवर कर सकते हो.
और वहाँ पर यही रीज़न है कि होटल्स हैं बहुत, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. देयर आर 3 वेरी बिग होटल्स नियर द कान रेड कार्पेट एरिया: होटल मार्टिनेज, इंटरकॉन्टिनेंटल, कार्ल्टन एंड JW मैरियट. इनकी जो पर नाइट के रूम्स के प्राइसेस हैं वो तकरीबन 75,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक के होते हैं. अगर आप थोड़ी सी दूर रह सको और पैदल चलना चाहो, क्योंकि बहुत रश होता है सिटी में, तो आपको 27,000 से 30,000 रुपीज़ पर नाइट के कुछ रूम्स मिल जाएंगे. डिमांड ज़्यादा होने की वजह से ये भी प्राइसेस बदलते रहते हैं. अब ये समझिए कि इतना मोटा खर्चा करके कोई फिल्मी कीड़े यहाँ पे पहुँच भी गए, तो भी मैं क्लियर कर दूं कि यू कैन नॉट जस्ट बाय अ टिकट एंड अटेंड कैन. आपको अक्रेडिटेशन मिलना ज़रूरी है उसके लिए, अगर आप ऑफिशियली इनवाइट नहीं किए गए हैं तो. एंड अक्रेडिटेशन की तो फीस नहीं है, लेकिन आपको एक एनवायरनमेंटल कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है 20 यूरोज़ का, तकरीबन 2,000 रुपये का. फिल्म मार्केट को एक्सेस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अराउंड 27,000 रुपीज़ खर्चा करने पड़ते हैं. कैन फिल्म फेस्टिवल में एंट्री 4 तरीके से हो सकती है. एक होता है 3 डेज इन कैन. अगर आपकी एज 18 से 28 के बीच की है तो आपको ये पास या इनवाइट मिल सकता है, बिकॉज ये सिर्फ फिल्म स्टूडेंट और एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए लिमिटेड है. तो आप अगर इस पास से 3 दिन तक कान में जाओ तो आप स्क्रीनिंग्स देख सकते हो. एक लेटर सबमिट करना पड़ता है आपको अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको उनको कन्विंस करना पड़ता है व्हाई यू वुड लाइक टू अटेंड कैन फिल्म फेस्टिवल. दूसरा तरीका ये होता है टू अटेंड इट एज अ डेलीगेशन दैट रिप्रेजेंट्स योर कंट्री. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, कि इसमें इस डेलीगेशन में कौन होगा. I was fortunately a part of the Indian government's Cannes delegation in 2022, जहाँ पर मैंने अटेंड किया और इसे खुद देखा, and it was a really memorable trip. उसी साल इंडिया को इनफैक्ट फर्स्ट कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया था एट द फिल्म मार्केट. इस कंटिजेंट में सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं. आपको याद होगा एक घूमर डांस जो दीपिका पादुकोण ने इंडिया पवेलियन में किया था अलॉन्ग विद पूजा हेगडे और उर्वशी रौतेला, जो कि वैसे हर साल जाती है, उस साल भी गई थी. आप देखिए, अगर आपको वो डांस की याद हम दिला दें तो. आप पधारो साहब घुमारी घुमरी चैन किरारी रे माँ, घुमारी घुमरी चैन किरारी रे माँ, रजरी घूमर रमरा में दासा, रजरी घूमर रमरा में दासा. और तीसरा तरीका होता है, अगर आपकी शॉर्ट फिल्म या फीचर फिल्म जो आपने बनाई है, और इफ़ यू आर अ मीडिया प्रोफेशनल, तो आप जा सकते हैं एज एन एंट्री. और एक फोर्थ तरीका होता है, अगर आप किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कैन में जा सकते हैं. जैसे ऐश्वर्या राय 2002 में पहले अपनी फिल्म के साथ गई थी अलॉन्ग विद शाहरुख खान एंड डायरेक्टर संजय लीला बंसाली फॉर द फिल्म देवदास स्क्रीनिंग. लेकिन उसके बाद 2004 से लेकर अब तक ऐश्वर्या राय हर साल कैन में जाती हैं ऑन द रेड कार्पेट एज अ ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द ब्यूटी ब्रांड लॉरियल. दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर जैसे हीरोइंस भी वॉक कर चुकी हैं कैन के फेमस रेड कार्पेट पे फॉर वेरियस ब्रांड्स. अब रेड कार्पेट से याद आया कि रेड कार्पेट वाली जो फोटोग्राफ्स आप देखते हैं उनकी भी कैटेगरी होती है, मैंने रेड कार्पेट की भी कैटेगरी होती है. एक होता है ऑफिशियल स्क्रीनिंग रेड कार्पेट, जिसपे अलाउड होते हैं ओनली दोज फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स जिनकी फिल्में कॉम्पिटिशन या अनसर्टन रिगार्ड कैटेगरी में जा रही हैं, जैसे इस साल होम बाउंड गई. ज्यूरी मेंबर्स उसमें अलाउड होते हैं और सारे ग्लोबल एम्बेसडर्स भी उसी ऑफिशियल रेड कार्पेट पे चलते हैं, लाइक ऐश्वर्या राय. उसके दोनों तरफ पापराजीज होते हैं और वो रेड कार्पेट बहुत इंपॉर्टेंट और सेंट्रल जगह पे लोकेटेड होता है. इसको वॉक करने के लिए स्पेशल इनवाइट्स भेजे जाते हैं जिसे आप खरीद नहीं सकते. यहाँ पे सेल्फीज लेना भी अलाउड नहीं होता. एक दूसरे टाइप का रेड कार्पेट वॉक होता है ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स और उन लोगों के लिए जिनकी फिल्में स्क्रीन नहीं हो रही हैं और स्क्रीनिंग फिल्म कैटेगरी से उनका कोई लेना देना नहीं है. तीसरा, जो वेरियस कंट्रीज़ के पवेलियन होते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे इंडियन डेलीगेशन एट्सेट्रा, उनके लिए भी एक अलग रेड कार्पेट होता है. और चौथा होता है मीडिया के लोग, विच इज़ मीडिया पीपल, सिनेफाइल्स, रिपोर्टर्स और मार्केट बायर्स. और लास्ट में होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, जिन्हें ब्रांड, स्टाइलिस्ट या सोशल मीडिया पार्टनरशिप के अंडर इस फेस्टिवल में बुलाया जाता है. ये एक बात बहुत ज़्यादा नोटिस में आती है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनका दूर दूर तक फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इस इवेंट पे बहुत ज़्यादा दिखने लग गए हैं पिछले कुछ सालों से. ब्रूट इंडिया इज़ द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ कैन. वो लास्ट ईयर और इस साल भी ब्रूट स्क्वाड के अंदर काफ़ी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेके गए, जैसे विराज गेहलानी, राज शमानी, नैन्सी त्यागी, अनुष्का सेन, मासूम मीनावाला, टू नेम अ फ्यू.
अब आपको बता दें कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे करके भी जाते हैं कान में. A content creator, Aishwarya Subramaniam, had revealed last year that Raj Shamani, a very popular podcaster, had allegedly paid 35 lakh rupees to walk the Cannes red carpet. एक और इन्फ्लुएंसर जिन्होंने लास्ट ईयर कान में अपनी अपीयरेंस से बहुत लोगों को इम्प्रेस किया, दैट इज़ नैन्सी त्यागी. रिपोर्ट्स के मुताबिक शी ऑल्सो हैड टू पे 8 लाख रुपीज़ टू वॉक द रेड कार्पेट एट कान. एक लेटेस्ट इंस्टेंस जिसमें इन्फ्लुएंसर्स की कान प्रेजेंस पे सवाल उठाए गए, दैट इन्वॉल्व्ड कंटेंट क्रिएटर कुशा कपिला. शी अटेंडेड द कान फिल्म फेस्टिवल इन 2024, लेकिन एक इंस्टाग्राम रील में ऐसा बोला गया कि उनके जैसे रैंडम लोग भी इतने प्रेस्टिजियस रेड कार्पेट पे कैसे पहुंच जाते हैं. तो कुशा ने काफ़ी बीफिटिंग रिप्लाई दिया, एंड आई कोट, "Calling me out for not yet making a mark as an actor is fair. I will keep trying and take that on my chin. But please do not refer to me as a random celebrity. Calling someone's entire existence random is not cool. I am a creator." Well, I think that was well said, Kusha. अंकुश बहुगुणा एक ऐसे इन्फ्लुएंसर है जिनकी कान की वॉक पे 2024 में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी. लोग ये पूछ रहे थे कि फिल्म फेस्टिवल में ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं. बिजनेसमैन अनुपम मित्तल, जो कि शार्क टैंक शो के जज बने हैं, उन्होंने भी कान पे रेड कार्पेट पे इन्फ्लुएंसर्स के चलने पे कुछ ट्वीट किया था इन 2024. कान जैसे फिल्म फेस्टिवल को फैशन शो बना डालने को लेकर भी माहौल काफ़ी गर्म हो जाता है हर साल. फिल्मों की इस दुनिया में ये कब से इम्पोर्टेंट हो गया कि कौन क्या कपड़े पहन के जा रहा है. इस बात पे अपने व्यूज़ देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं ऑथर, एक्टर एंड कान वेटरन वानी त्रिपाठी टिक्कू. शी हैड अ रियली स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू मेक. For somebody like me who's called a Cannes veteran, it's very important to understand that the focus is the films which come in the competition section, in Uncertain Regard, in the Director's Fortnight, in Last Cenef, which are the various sections, and Marshidu Film, where the buying and selling of films for international territories happen. And that is a non-negotiable when it comes to the festival. Everything else is fluff and flowery PR exercises. And yes, they get spoken about, but the business of cinema and the whole idea of great cinema congregating together to compete with each other, to be seen by masters from all across the world, is what makes the festival very special. यू नो, वेरी इंटरेस्टिंगली इस बार कान में वो जो लंबे चौड़े गाउन, जो ट्रेंड्स होती है गाउन की, वो वाली ड्रेसेस और गाउन्स को बैन कर दिया गया है फॉर गेस्ट्स. रीज़न सिंपली यही दिया गया है कि डिस्टर्बेंस होती है रेड कार्पेट पे. जैसे ट्रैफिक दिल्ली और मुंबई की सड़कों में नहीं रह गया है, वो रेड कार्पेट पे भी पहुंच गया है. इनफैक्ट आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे कि उर्वशी रौतेला की एक बहुत लंबे गाउन वाली ड्रेस थी, तो वो होटल के रिवॉल्विंग डोर में तकरीबन 25 मिनट फंस गई. एक गॉसिप की बात ये भी है कि जैसे ही कैन ने ये लास्ट मिनट अनाउंस किया कि यू कैन नॉट वेयर अ गाउन विद अ लॉन्ग ट्रेन, एक बहुत ए लिस्टर एक्ट्रेस जो कि जाने वाली थी और शायद उनकी आउटफिट कुछ इसी तरह से थी, हमने सुना है कि शी हैड टू कैंसिल और पोस्टपोन हर ट्रिप बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज उनकी ड्रेस वुड नाउ नॉट सब्सक्राइब टू द ड्रेस कोड, बट वी डोंट नो द रियलिटी ऑफ इट. एनीवे, वो वाले टाइप की ड्रेसेस आपको नहीं दिखेंगी. नैन्सी त्यागी ने भी अपने एक लंबे गाउन वाले आउटफिट को कन्वर्ट कर दिया इन अ केप, एंड शी ऑल्सो वेंट ऑन रिकॉर्ड टू से दैट शी हैड टू डू दिस एट द लास्ट मिनट. एनीवे, टू सम इट अप, कान का सफ़र इस साल भी काफ़ी रंगीन रहा. इंडिया की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग थी. जहां एक तरफ इंडियन सिनेमा ग्लोबल अक्लेम को ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ग्रोइंग डिस्कम्फर्ट उभर के आ रहा है. इट हैज़ टू साइड्स ऑफ कोर्स रिगार्डिंग इन्फ्लुएंसर कल्चर, जो कान जैसे प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म को एक फैशन शो में तब्दील कर दे रहा है. अब सवाल ये उठता है कि क्या ग्लोबल सिनेमा के सबसे बड़े मंच पर सिर्फ डिज़ाइनर्स का दिखावा ही काफ़ी है, या हमें वहाँ अपने स्टोरी टेलर्स, अपने डायरेक्टर्स, अपने एक्टर्स को स्पॉटलाइट देनी चाहिए जो कि असली सिनेमा बनाते हैं. कान एक सेलिब्रेशन है सिनेमा की ऑथेंटिसिटी का. अगर हम उस ऑथेंटिसिटी को सिर्फ इंस्टाग्राम एस्थेटिक्स में कहीं दबा देंगे तो रिप्रेजेंटेशन का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा. डोंट यू थिंक सो? इस हफ्ते के न्यूज़ मेकर्स डेडिकेटेड है उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जो सैडली खुद इन्फ्लुएंस हो गए.
A travel blogger, Jyoti Malhotra from Haryana, was arrested this week on charges of espionage, spying करने के लिए वो पकड़ी गई पाकिस्तान के लिए. Jyoti had made multiple trips to Pakistan, to China. She'd also gone to Pahalgam, Kashmir. So therefore, in the light of the tensions, recent tensions in India-Pakistan, her posts etc. had raised a lot of doubts. लोग question कर रहे थे. She had also put out some posts where she was visiting the Pakistan High Commission and interacting with the officials over there. तो काफ़ी सारे allegations उनके ऊपर लगे हैं. अभी details बाहर नहीं आए हैं, but Jyoti has been arrested. Her father gave an interview to media, जहाँ पर पहले उन्होंने ये कहा कि अगर ज्योति के contacts थे पाकिस्तान के लोगों से, वो उनके दोस्त थे, तो इसमें क्या गलत बात है. पर अगले दिन उनके डैड ने एक और इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान विजिट करती थी. इनफैक्ट घर में वो यही कह के जाती थी कि वो दिल्ली जा रही हैं, और उसके अलावा उनके फादर को इसके उनके ट्रिप्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है. एनीवे, फ्रॉम सब्सक्राइबर्स टू सर्विलेंस, व्हाट अ प्लॉट ट्विस्ट. इस बार के रॉफल मोमेंट में एक सीरियस बात है. पाकिस्तान ने हमसे बिना पूछे बिना बताए दिन दहाड़े हमारे नेशनल पोएट रोसेश साराभाई को चुरा लिया है और उनको खड़ा कर दिया है जाकर अपनी पाकिस्तान नेशनल असेंबली में. इनका नया नाम है बिलावल भुट्टो, जिन्होंने एकदम प्रूफ दे दिया अपने रोसेश होने का. जरा आप सुनिए बिलावल भुट्टो की इस बात को और फिर मैं आपको कुछ बताती हूँ. कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं. अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं. अरे यार, कौन बात करता है इस तरह से? हमारा पाला एक ऐसे मुल्क से पड़ा है जो बॉर्डर से तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन अपना मजाक बनवाने से कभी पीछे नहीं हटेंगे. इस हफ्ते एक और रॉफल मोमेंट हमें मिल गया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, जिन्होंने एक अवार्ड दिया इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में इस शख्स को. जी हाँ, एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी. इनको अवार्ड दिया गया उनके कंट्रीब्यूशन के लिए टुवर्ड्स पाकिस्तान इन द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट. तो क्या कंट्रीब्यूशन किया था उन्होंने बाइक पे एक मोर्चा निकाला था. मतलब अब क्या ही कहें इस बात को. वतन परस्ती की आड़ में दिमाग बेहाल हो गया. देख लीजिए जिन्ना जी, आपके पाकिस्तान का क्या हाल हो गया. इस हफ्ते के व्हाट्स हॉट व्हाट्स नॉट में हैं सिंगर अभिजीत सावंत, जो आज तक फेमस है अपने इंडियन आइडल के विन के लिए. वो काफ़ी छुपे रुस्तम निकले. इट्स नॉट इवन फनी दैट ही कन्फेस्ड रिसेंटली कि शादी के बाद भी उनका टिंडर प्रोफाइल था. एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत कुछ कहा, दैट आई एम अ क्यूरियस पर्सन, आई हैड अ टिंडर प्रोफाइल. आप देख लीजिए एग्जैक्टली क्या कहा. और उन्होंने कहा कि जब तक उनका प्रोफाइल था उस पर वो जाते थे, चेकआउट भी करते थे, और उनकी वाइफ को कुछ पता नहीं था. उन्होंने अपने गाने मोहब्बतें लुटाऊंगा को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है. इस बात को मैं करती हूँ लेफ्ट स्वाइप, नॉट हॉट. एंड व्हाट्स हॉट इज दैट दो जोड़ियाँ आमिर खान एंड राजकुमार हिरानी एंड NTR जूनियर एंड SS राजामौली अब फिल्में बना रही हैं ऑन द लाइफ ऑफ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहेब फाल्के. दोनों जोड़ियों ने दादा साहेब फाल्के के बायोपिक अनाउंस कर दिए हैं. हाउएवर, दादा साहेब फाल्के's ग्रैंडसन चंद्रशेखर श्रीकृष्णा पुसलकर ने कहा कि एक इंटरव्यू में कहा कि सिर्फ आमिर खान और हिरानी उनसे टच में रहे हैं टू नो द फैमिलीज अप्रूवल्स एंड परमिशंस एंड स्टोरीज अबाउट दादा साहेब फाल्के. राजामौली ने उनकी फैमिली से कोई बात ही नहीं की है. सो दैट वी फील इज नॉट रियली हॉट. एक फ्राइडे 3 फिल्म्स. आज 3 फिल्में रिलीज हुई थिएटर्स में. पहली है टाइम लूप कॉमेडी भूल चूक माफ, स्टारिंग राजकुमार राव एंड वामिका गाबी, जो काफ़ी ड्रामा इधर उधर होने के बाद जाके रिलीज हुई. दूसरी है केसरी वीर, अ हिस्टोरिकल ड्रामा स्टारिंग सूरज पांचोली एंड सुनील शेट्टी इन लीडिंग रोल्स. एंड तीसरी फिल्म है हॉरर कॉमेडी कपकपी, जिसमें श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर ने एक्ट किया है. तीनों फिल्में एज आई सेड थिएटर्स में आज रिलीज हो चुकी हैं. प्लीज टाइम निकाल के जो भी आपकी इच्छा है जाकर लेकिन देखिए. तो स्नीक पीक में इस बार है द टीजर ऑफ वॉर 2. ऋतिक रोशन एंड NTR जूनियर टुगेदर इन एन एक्शन पैक्ड थ्रिलर. व्हाट्स देयर टू नॉट लाइक. ब्रह्मास्त्र और वेकअप सिट जैसी फिल्में बना चुके अयान मुखर्जी वॉर 2 के डायरेक्टर हैं. टीजर तो सच में टीज करने का काम कर गया, मेकिंग फैंस वेट नाउ फॉर द ट्रेलर. हियर्स अ लुक एट द टीजर. Get ready for war.
And with this we come to the end of this week's episode of The Right Angle. एंड करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रही हूँ. आप बताइए कि अगर हेरा फेरी 3 में अब परेश रावल काम नहीं कर रहे हैं तो उनको कौन रिप्लेस कर सकता है टू डू जस्टिस टू द फिल्म. आपके आंसर्स कैन गेट यू अ चांस टू विजिट द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफिस एंड बी अ पार्ट ऑफ स्टार्स इन द सिटी एंड टू गेट अ चांस टू मीट योर फेवरेट स्टार. And I will see you next Friday at 7 p.m. Till then, this is me, Sonal Kalra, signing off. Stay good, stay blessed. Pause. जब तक वो नहीं कहा था मैं तो देखती ही रहती हूँ उसको पागलों की तरह ऐसे करके. She had a really strong point to make. Please भूलना मत. मुझे पता नहीं क्या हुआ है, कोई बोल ही नहीं रहा. तुम्हें कोई सैंक्टिटी है रोलिंग वर्ड की? ठीक है बढ़िया, ये सब होना चाहिए. क्या बात है, मैं agree.